हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर दोबारा से शुरू कर रहे हैं वर्कशीट 12 जो कि अम्ल, क्षार और लवण की है। ये वर्कशीट आपको फ्राइडे को मिलेगी। वर्कशीट बिल्कुल उसी के कंटिन्यूशन में है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी से थोड़ा और आगे समझाया जा रहा है। आसान है, पहले रिकैप करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। रिकैप में हम सबसे पहली बात लेंगे, अम्ल किसे कहते हैं। वो जल में घुलता है तो क्या होता है, हमें याद है। अम्ल को यदि जल में घुला जाता है तो वो H आयंस देता है, H प्लस आयंस देता है, ये हम सबको याद है। ठीक है। और जब हम क्षारक को जल में घोलते हैं तो वो OH माइनस आयन देता है, ये भी याद है हमें। ठीक। उसके बाद हमने याद किया कि क्षारक जो होते हैं वो सभी जल में नहीं घुलते, जबकि कुछ क्षारक ही जल में घुलते हैं और उनका हमने नाम दिया था, याद है आपको सबको, क्षार। क्या नाम दिया था? क्षार। वो क्षारक नहीं थे जबकि क्षार थे। ठीक। अब हम बात करते हैं और क्या याद किया था हमने, याद करो अच्छे से, आगे याद। वेरी गुड। हमने याद किया था दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। ऐसे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल जो कि पूरी तरह से 100% वियोजित हो जाता है, मतलब वो आयनों में टूट जाए। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास है HCl। क्या है? HCl। तो वो टूट जाए और वो H आयंस बना दे, साथ में H आयन प्लस के और साथ में Cl माइनस के बना दे। तो ऐसे हमने कहा था वो होते हैं प्रबल आयन, मतलब प्रबल अम्ल। ठीक। दूसरे थे दुर्बल अम्ल, जो कि टूटे लेकिन कम H आयंस दें। टूट तो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, लेकिन सारे के सारे 100% आयन नहीं देते। उन्हें हमने कहा दुर्बल आयन, दुर्बल अम्ल। उसके बाद था प्रबल क्षार। प्रबल क्षार वो थे जो पूरी तरह से 100% वियोजित हो जाते हैं और OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है। और अगर कम दे रहे होंगे तो वही हो गया, वो भी दुर्बल क्षार था। और क्या था? और एक चीज और नहीं हमने सीखी थी उसमें, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी। किसी बच्चे को याद है? बहुत आसान चीज थी। उसमें हमने लवण बनाने सीखे थे। लवण का नाम कैसे होता है ये सीखा था। कैसे था? हर एक जो भी एसिड होगा, जो भी अम्ल होगा, उसमें H हाइड्रोजन होगा ही, और साथ में जो भी कुछ है, मान लो वो X है, एक अधातु लगा हुआ होगा, जैसे HCl, H2SO4। ऐसे ही हमारे पास कार्बोनिक अम्ल में था H2CO3 था। ठीक है। और अगर हम कोई भी क्षारक लेते हैं, क्षार लेते हैं, जैसे कि NaOH लिया था हमने। NaOH मतलब यहाँ पर है धातु। जो भी क्षार होगा उसमें एक धातु होगी और दूसरा उसके अंदर OH ग्रुप होगा। धातु को हम अगर मेटल से लिख सकते हैं हम धातु को मेटल से, तो ये आ गया हमारे पास। और हमने इसे कहा इन दोनों को M और X को मिला दें तो ये लवण है। यहाँ से एसिड में से, अम्ल में से H छोड़ देंगे और क्षारक में से OH छोड़ देंगे, वो बन गया जल। और बीच में जो है एक धातु एक अधातु, दोनों मिलकर बन गए लवण। ये क्लियर है? ऐसे लवणों के नाम सिखाए थे। चलिए अब शुरू करते हैं हम ये वाली वर्कशीट। इसमें पहले पॉइंट तो वही है कि अम्ल जो है वो H प्लस आयन देता है, जबकि क्षार OH आयंस देता है। उसी की क्षमता के हिसाब से उनकी क्षमता उस पर निर्भर करती है कि कितने उन्होंने आयन दिए। अगर 100% आयनित होता है और अधिक H आयंस दे रहा है तो वो हो गया प्रबल अम्ल, और जो अम्ल कम दे रहा है H प्लस आयन, वो हो गया दुर्बल अम्ल। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास जो क्षार 100% आयनित होता है और अधिक OH आयनों को उत्पन्न करता है, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। और जो क्षार कम OH माइनस आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। ये तो वही वाले पॉइंट्स हैं। चलिए, अगर हम बात करें HCl और CH3COOH, क्या था ये COH? एसिटिक एसिड, और आम भाषा में सिरका।
तो अगर एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा हमारे पास एक एसिटिक अम्ल है, तो दोनों में H+ आयन देने की क्षमता अलग अलग होगी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक H आयन्स देगा, प्रबल अम्ल है, और एसिटिक अम्ल कम H आयन्स देगा क्योंकि वो दुर्बल अम्ल है। क्लियर? इसी प्रकार जो क्षार 100% आयनित हो जाते हैं, अधिक OH माइनस आयनों को उत्पन्न करते हैं, उसे प्रबल क्षार कहते हैं, और जो क्षार कम OH आयन उत्पन्न करते हैं उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। चलिए, इसके अलावा हमें जो अब याद रखना है वो क्या है वो सुनिए। हाँ जी, अब हम याद कर लें जरा कि कुछ प्रबल अम्ल कौन से थे। हमारे पास था एक HCl, ये प्रबल था। दूसरा था हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और तीसरा था हमारे पास नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसमें बात ये जो है हमारे पास ये वाला ग्रुप बेटा, ये X है, जहाँ हमने फॉर्मूले में X जहाँ पे रिप्रेजेंट किया था ये वो X है। ठीक है, चलिए, और था हमारे पास कुछ दुर्बल अम्ल, वो कौन से थे? वो था एसिटिक अम्ल। हमारे पास एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH। ठीक, इसके अंदर ये वाला जो है आपका बेटा ये X है। दूसरा था हमारे पास कार्बोनिक अम्ल, वो क्या था? CH2CO3। इसके अंदर H छोड़ के ये वाला आपका X है। ठीक, याद हो गया आपको सबको? चलिए, अब जैसे हमारे पास है अब आपके पास प्रबल क्षार। प्रबल क्षार थे हमारे पास सोडियम, क्षार है तो OH ग्रुप, तो ये हमारे पास मेटल है, धातु है। ठीक, दूसरा प्रबल में था KOH। इसके अंदर ये जो K है ये मेटल है, ये आपके पास धातु है। ठीक, अगला हमारे पास थे दुर्बल। कुछ हमारे पास दुर्बल भी क्षार थे, वो थे, एक ही याद कर लेते हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं आता 10th क्लास में। वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4। ठीक, इसके अंदर जो ये OH ग्रुप है ये अलग रह गया, और ये आपके पास अमोनिया बन गया मेटल। क्लियर? तो अब हम इससे क्या चीज़ सीखेंगे? इससे हम सीखेंगे अब आगे क्या करें, कैसे इससे लवण बनाएं। ठीक, ये अच्छे से समझ आ रहा है आपको? मान लो मैं आपसे कह रही हूँ मेरे पास एक लवण है, और लवण है सोडियम क्लोराइड। कौन सा लवण है बेटा? सोडियम क्लोराइड। अब आप सोचो और इसका बताओ मुझे कि कौन से अम्ल से बना है और कौन सा इसमें क्षारक लगा है। मतलब Na मतलब मेटल है, Cl मतलब X है, तो फॉर्मूला क्या था? H के साथ X होगा और मेटल के साथ OH होगा। बस यही बन गया हमारे पास। H के साथ Cl लगा दिया और M जो है वो NaOH बन गया। बस, तो अगर आपसे ये पूछा जाए सोडियम क्लोराइड बनाने में कौन सा अम्ल है, तो अम्ल है HCl, और कौन सा क्षारक है? NaOH। क्लियर है? अगला देखो, अब एक और मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ जो इसमें दे रखा है आपके वर्कशीट में बकायदा। वो है एक लवण K2SO4। सोचो, हमें ये पता है जो आगे होता है वो होता है मेटल, जो पीछे दे रखा था वो था X। ठीक, मतलब पोटेशियम मेटल है और सल्फेट जो है वो X ग्रुप है, तो वही फॉर्मूला H के साथ X लगाया मतलब SO4 लगाया, लेकिन इसकी 2 वैलेंसी है इसलिए 2 आ गया, -2 वैलेंसी होती है इसकी। अच्छा, चार्ज इस पे -2 का था, हमने 2 यहाँ लगा दिया। दूसरा M के साथ आएगा OH, और M क्या है यहाँ पे? K, तो ये क्या है? KOH। तो ये आपका H2SO4 एसिड है, अम्ल है, और KOH आपके पास क्षार है। क्लियर? एक और देखते हैं उदाहरण।
अगला उदाहरण हमारे पास आ रहा है इसका, जैसे कि Na2CO3। फिर वही सोडियम मेटल है और CO3 X है। तो फॉर्मूला कैसे बना होगा ये इसमें जुड़ा होगा एक एसिड, एसिड के अंदर होगा CO3, इसकी वैलेंसी -2, तो ये आ गया 2 H2CO3, मतलब कार्बनिक अम्ल। साथ में कौन जुड़ा होगा, NaOH, है ना, M और OH। आ रहा होगा सब बच्चों को समझ? नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो कि नहीं आ रहा है या आ रहा है। अगला देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखो, आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और साथ में प्लीज़ कमेंट्स दो, जिससे कि मुझे पता लगे कि बच्चों को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। मुश्किल कुछ नहीं है, समझने की ज़रूरत है। अगला है जैसे कैल्शियम क्लोराइड। बताइए अब क्या करें हम। ये आपके पास M है, ये आपके पास X है, H के साथ लगा दीजिए X और M लगा दीजिए OH के साथ। वाओ, कितना आसान है, सबसे आसान है। इससे आसान तरीका आज तक मैंने भी नहीं पढ़ाया बच्चों को। वर्कशीट में बहुत अच्छे से दिया हुआ था, पिछली वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 11 में, कि आप HX लिख लो और MOH लिख लो। वाओ, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बार दोबारा से देखिएगा क्या लिखा था, मैं बातों में खुद भूल गई हूँ। ये क्या था हमारे पास, क्या था, हाँ कैल्शियम क्लोराइड बनाया था, सॉरी। उसके लिए हमने लिया, ये आपका M था, ये हमारे पास X था। नाउ हमने कहा कि X लगा दो यहाँ पर और M लगा दो यहाँ पर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी, इसका ट्वाइस लगाया था ना, मैं उस टाइम जल्दी में शायद भूल गई थी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ट्वाइस लगाना बेटा, ठीक, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2+ होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे एक और दे रखा है आपके पास, वो है NH4, इसका भी ट्वाइस, और CO3, ये एक सॉल्ट दिया हुआ है, ये एक लवण दे रखा है। अब बनाइए, कितने बच्चे बनाएंगे मेरे साथ साथ, देखिए H2CO3, ये बन गया अम्ल H के साथ, और NH4 है, उसके साथ जोड़ दिया OH, सिंपल। ये इसके अंदर अम्ल है और ये इसमें क्षारक है। अगला देखिए, लास्ट वो है आपका CH3, ये है CH3COONA, यहाँ दिख रहा है हमें M ग्रुप, तो ये सारा X है। H के साथ जोड़ दो CH3COOH, ये इसका एसिडिक अम्ल इसमें डला है, और साथ में NaOH। वाओ, सिंपल, सारे तैयार हो गए। अब वर्कशीट पे चलेंगे। अब देखते हैं वर्कशीट में क्या क्या इसने पूछा हुआ है। चलिए वर्कशीट पे हम आ गए हैं, इसमें देखते हैं क्या पूछा हुआ है। यही दिया हुआ था इसने, लवण के प्रकार, प्रबल अम्ल। अब ये हमने सीख लिया, उदाहरण NaCl। NaCl में NaOH क्षारक है, क्षार है, और HCl अम्ल है। HCl स्ट्रॉन्ग होता है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग होता है, दोनों प्रबल है। तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है ये लवण। अगला देखिए, K2SO4, H2SO4 अम्ल हो गया और KOH इसमें क्षार हो गया। इसका मतलब ये भी कैसे बना है, अधिक, दोनों ही अम्ल प्रबल है और प्रबल क्षार से बना है। अगला देखिए, हम अगले पे आते हैं, हम ये वाला, इसमें क्या कह रहे हैं ये, इसमें बोलता है Na2CO3 है, तो वही H2CO3 इसमें अम्ल है और क्षार है NaOH। ऐसे CH3COONA है, इसमें अम्ल है आपका एसिटिक अम्ल, और क्षार वही है Na से, तो NaOH ही बनता है। चलिए अगला देखिए, CaCl2, तो Cl लिखा हुआ है, HCl बन गया, और Ca से बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। अगला
अब इसके अंदर क्या हुआ, CaOH तो दुर्बल क्षार है और HCl जो है वो प्रबल अम्ल है, तो क्या होगा, अम्ल ज्यादा प्रबल हुआ, इसलिए जो लवण बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक, अगला देखो, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का दे रखा है NH4 ट्वाइस CO3, तो इसमें अम्ल बना CO3 वाला, मतलब H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है, और क्षार हुआ इसमें NH, ये इसमें मिस्टेक दे रखी है बेटा, यहाँ पे क्षार जो है वो ये नहीं है, जबकि NH4OH है, ये क्षार है इसमें। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं हम, आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है शीट में वो देखते हैं। शीट कहती है पीएच का महत्व। हमें पीएच याद है, पीएच स्केल था हमारे पास। पीएच स्केल में क्या था, एक पीएच स्केल होता है, उस स्केल में 1 से लेकर 14 तक की वैल्यू होती है। नंबर 7 पर कोई भी वस्तु होगी, कोई भी पदार्थ होगा, वो उदासीन होता है अगर उसका पीएच मान 7 आता है। 7 से कम पे अम्ल बन जाते हैं, वो सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। 7 से ज्यादा क्षारक होते हैं, वो क्षारक प्रकृति के होते हैं। चलिए अब इसमें पहला जो दे रखा है वो देखो, वर्षा का जल। आपको पता है हमारी वायुमंडल में बहुत सारी तरह की गैसें हैं, हम कहते हैं नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बोलते हैं। चलो अब क्या होगा, जब बारिश होगी, आपको नाइट्रिक वहाँ पे, जैसे अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो क्या होगा बेटा, वो नाइट्रिक अम्ल में बदल जाएगा। ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक अम्ल में बदल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलेगा। चाहे उसकी वो इतना प्रबल या ज़्यादा पानी से मिक्स होगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर से गिरी और हम एकदम से जल गए। बारिश के साथ जब ये एसिड पृथ्वी पर आते हैं, अम्ल आ जाते हैं, तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। कई बार ये वर्षा इतनी ज़्यादा अम्ल के साथ होती है कि उसका नाम ही अम्लीय वर्षा हो जाता है। वैसे भी सीज़न की जब फर्स्ट बारिश होती है तो घर वाले कहते हैं ना कि बारिश में नहीं नहाना, पहली बारिश है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वायुमंडल में पॉल्यूशन ज़्यादा है और हो सकता है कि पॉल्यूशन की मात्रा अधिक हो, जिसके कारण जो बारिश हो रही होगी, जो वर्षा हो रही होगी, वो अम्लीय वर्षा बन सकती है। ठीक, चलिए बात करते हैं, अगर यदि वर्षा जल का, पानी का, जल का जब हम चेक करते हैं, क्योंकि उसमें एसिड्स तो है, तो वो उदासीन तो नहीं होता वर्षा का जल, उसमें गैसें मिक्स होती हैं जिससे एसिड बन जाते हैं। चलिए, उसका पीएच मान कम होता है 7 से। अगर इतना कम हो जाए, 5.6 से भी कम हो जाए और वो जाके समुद्रों में मिल जाए, तब क्या होगा, नदी में, समुद्र में जलीय जीवों के लिए ये हानिकारक हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं बोर्ड में कि अगर 5.6 से कम की बारिश हो रही है तो ऐसी बारिश को क्या कहेंगे, क्या ये सेफ होगी? नहीं, इस बारिश को, इस वर्षा को अम्लीय कहेंगे और ये नदी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए सेफ नहीं होगी। हम लोग तो घर के अंदर आ जाते हैं इसलिए बच जाते हैं। चलिए, लेकिन गाड़ी पे भी असर होता है, आपको पता है। एक बार हुआ था ऐसा कि बारिश हुई थी और वो एसिड रेन थी और रात के समय हुई थी, तो उस टाइम जो बाहर गाड़ियां खड़ी हुई थी बकायदा उनके ऊपर धब्बे पड़ गए थे, चाहे वो 2-4 दिन बाद धुल धुल के साफ हो गए थे, लेकिन ऐसा हुआ था। चलिए अब हमारे पाचन तंत्र की बात करते हैं। हमारे पाचन तंत्र में अमाशय है। अमाशय में सारा खाना क्या होता है बेटा, एक हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि अमाशय के अंदर हमारे एक तरह का अम्ल निकलता है जो कि है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों निकलता है? जिससे कि खाना पच जाए, गल जाए। ठीक, फिर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कई बार ज़्यादा हो जाता है। अब क्या करें, इतना ज़्यादा हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे शरीर का पीएच किस बराबर भी काम करता है, रेंज होती है 7.0 से लेकर 7.8, 8 तक भी नहीं पहुंचता, 7.0 से 7.8।
अगर ये अम्ल अधिक हो गया तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए हमें एसिडिटी हो जाती है अगर अम्ल ज़्यादा हो जाए। उस केस में हम क्या करते हैं, इस अम्ल को कम करने के लिए क्षारक ले लेते हैं, और उस क्षारक में हम 2 तरह के एंटासिड यूज़ करते हैं बेटा। या तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ कर लेते हैं, या फिर घर में कभी खाने के सोडे को सुना होगा, मम्मी ने पानी में घोल के दे दिया, पी लो, तो वो क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए अब बात करते हैं, खाना खाने के बाद हम सबको क्या कहते हैं, ब्रश कर लेना चाहिए। कुछ भी मीठा खाया ब्रश कर लो। ज़्यादा खा मतलब रात को खाना खा के ब्रश करके सोना चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे मुंह में जो जीवाणु होते हैं बेटा, वो सारी की सारी शर्करा को अम्ल में बदलना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, मुंह का पहले ही पीएच कम होता है, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर ये अम्ल और बन जाए तो उसका मान 5.5 से भी कम होना शुरू हो जाता है। और अगर इससे कम होना शुरू हो जाता है तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। एसिड तो हर चीज़ को खराब कर सकते हैं हम, तो हमारे दांत भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, कैविटीज बन जाती हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, टूथपेस्ट से हम पेस्ट करते हैं, और टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है, जिससे कि वो अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। एक और बात, मधुमक्खी बहुत बच्चों को काट जाती है, नहीं तो देखा तो होगा मधुमक्खी कैसे काटती है। मधुमक्खी जब काटती है तो वहाँ पर सूज जाता है। क्यों? मधुमक्खी एक अम्ल छोड़ती है। अब घर वाले क्या कहते हैं, जैसे ही मधुमक्खी ने काटा, अरे इस पे सोडा लगा दो, इस पे कोलगेट लगा दो, ऐसा बोलती है ना। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, बेकिंग सोडा लगाने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुर्बल क्षारक होता है, और अम्ल के साथ क्षारक मिल जाए तो उसका असर खत्म कर देता है। या साबुन से धो लेते हैं, साबुन में भी क्षारक होता है बेटा। एक आता है, एक नेटल का पौधा है बेटा, उसकी पत्तियों के अंदर बाल बाल से है, और वो बाल ऐसे हैं बहुत जोर की, जैसे डंक लग गया मधुमक्खी का, ऐसे चुभते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एक तरह का अम्ल निकलता है उसके बालों से, जिसको बोलते हैं मैथेनोइक अम्ल, ठीक है, जिसके कारण जलन का अनुभव होता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर मिट्टी का पीएच पौधों के लिए उपलब्ध होता है, हमें पता है मिट्टी से ही लेते हैं, अगर मिट्टी का भी पीएच कम हो जाता होगा तो क्या करें, कोई क्षारक मिला दें। अब यहाँ पर हम क्षारक क्या करें, चूना मिला देते हैं या तो, ठीक है, किसानों में किसान खेतों में, या फिर क्या मिला देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी वर्कशीट थी, बहुत आसान है, अगर याद करेंगे कहानी की तरह सुनते जाओ और ऐसे ही याद हो जाती है, भूलते नहीं है। और वो तो लवण निकालना तो सबसे आसान हो गया। चलिए, प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन रूप में पहचानिए। बताइए जरा। KCl लवण है, इसमें KOH होगा मेटल, और Cl है मतलब HCl, इसमें अम्ल है, दोनों ही प्रबल है। तो क्या करें, इसके अंदर ये उदासीन रूप माना गया इसका। दूसरा देखते हैं, Na आते ही नाम आ गया धातु का, तो ये तो हो गया हमारे पास क्षारक NaOH। NO3 है, नाम किसके साथ जुड़ेगा, H के साथ, H2NO3, ये तो नाइट्रिक अम्ल, दोनों ही प्रबल, तो ये भी हो गया उदासीन, ठीक है। NaOH भी प्रबल है क्षारक, और H2NO3 भी प्रबल है एसिड, तो ये हो गया उदासीन। तीसरा देखते हैं अब, तीसरे में देखो NH4 ट्वाइस SO4, NH4 है, ये तो मेटल है, NH4OH, ये तो दुर्बल क्षारक हो गया। अब SO4 है, H के साथ जुड़ा, H2SO4, ये प्रबल अम्ल है। तो ये तीसरे वाला जो है ये अम्लीय प्रकृति का लवण है, तो लवण ये अम्लीय होगा। चलिए अगला देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें अम्ल पहचानिए। कितने बच्चों ने पहचान लिया इसका अम्ल, जल्दी बताइए मुझे। पहला अम्ल होगा इसमें Cl है तो HCl अम्ल होगा। दूसरा क्षारक, क्षारक कौन सा होगा, MgOH, आसान।
चलिए अगला देखिए, प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि भोजन करने के बाद हमारे मुंह में, यही वाली लाइन लिख लोगे, भोजन में उपस्थित शर्करा का जीवाणुओं द्वारा अम्ल में परिवर्तित होने के कारण हमें, जिससे दांत खराब हो सकते हैं, इसीलिए हमें टूथपेस्ट कर लेना चाहिए। चलिए अगला है, जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं? यदि वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं और इससे जलीय जीवों को हानि पहुंचती है। ठीक है, वो सांस नहीं ले पाते बेटा। चलिए अगला है, उनको बेटा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, वो सांस नहीं ले पाते हैं। अगला देखिए, एसिटिक एंटासिड किस प्रकार कार्य करते हैं? एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड क्षारक होते हैं और वो अमाशय में बनने वाले अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और उदासीनीकरण का कार्य करते हैं, जिससे कि अम्ल शरीर में से कम हो जाता है। दो एंटासिड के नाम, दोनों नाम दे रखे हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नाम साइड में दे रखा है आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? चलिए अगला देखिए, स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 पीएच की मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन मिट्टी का पीएच 5.6 है, मतलब कम है। इसका मतलब ये अम्लीय मिट्टी। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच उपयुक्त करने के रसायन का नाम और प्रकृति लिखिए। क्योंकि पीएच मान, आंसर के क्या लिखेंगे? क्योंकि पीएच मान 5.6 है, इसलिए मिट्टी अम्लीय है। उसकी प्रकृति अम्लीय है। चलिए अब उसमें उपयुक्त होने वाले रसायन कौन सा होगा? उसमें, क्योंकि प्रकृति अम्लीय है, इसीलिए इसमें क्षारकीय रसायन मिलाना पड़ेगा। और उपयुक्त होने वाले रसायन का नाम क्या दे सकते हो? और उसका नाम, उसमें हम चूना या कैल्शियम कार्बोनेट मिला सकते हैं, वो भी इसमें दिया हुआ था। उसमें हम चूना या कैल्शियम कार्बोनेट मिला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है और आपको समझ भी आ गया है। अभी तक की आपने सारी वीडियोस मेरी देखी नहीं देखी है तो अब देख लीजिए। ठीक है, मैंने सभी वर्कशीट बनाई हुई हैं और कुछ शायद 2 या 3 मेरी बीच की वर्कशीट्स नहीं है, वो भी मैं जल्दी ही आपको अपलोड कर दूँगी। ठीक, और फिर भी कोई कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम है, लिखिए, जिससे कि मैं अपनी वर्कशीट्स को, वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।